हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 17 नवंबर 2022 एंड आप सभी का स्वागत है आज के एडिटोरियल डिस्कशन में। देखिए, आज हम टोटल 3 मुद्दे डिस्कस करेंगे। पहला है हमारा जो टेररिज्म के रिगार्डिंग जो फाइनेंसिंग होती है उसके कॉरस्पॉन्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे जीएस 3 इंटरनल सिक्योरिटी कॉरस्पॉन्डिंग। तो इसमें कुछ काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। दूसरा हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपेरेंसी इन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के नेगोशिएशंस। आप जानते हो इंडिया आजकल ना काफ़ी सारी कंट्रीज के साथ एफटीए साइन करने की कोशिश कर रहा है, मतलब बातचीत चल रही है कि एफटीए साइन करें। तो पर हमारे यहाँ एफटीए जो साइन होते हैं ना, उनमें थोड़ी सी ओपेकनेस होती है, मतलब पारदर्शिता नहीं होती, हमें पता नहीं लगता उसके अंदर है क्या, गवर्नमेंट ने क्या जो डील करी है उसके अंदर क्या था, किस तरह की पॉलिसीज थी। तो वो चीज़ें थोड़ी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए, आम लोगों को भी पता होना चाहिए कि यूएस के सॉरी यूके के साथ मान लीजिए अगर एफटीए होता है तो क्या है उसमें। तो इसके रिगार्डिंग राइटर कुछ पॉइंट्स देते हैं। तीसरा हमारा मुद्दा होगा हेल्थ से संबंधित, कि हेल्थ कैसे एक पॉलिसी का इंपॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए, उसके रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे। बट बिफोर दैट, हमारा आज का कोट ऑफ द डे, दैट इज कंपैशन एंड टॉलरेंस आर नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस बट अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। ऐसा बोलना है दलाई लामा जी का। देखो, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। काफी बार ना हमें ऐसा लगता है कि हम टॉलरेंस है या फिर एक्सेप्टेंस है, ये हमारी वीकनेस नहीं है, ये हमारी स्ट्रेंथ है। देखो, जैसे कंपैशन की ही बात कर लीजिए, तो हमारे आप हिस्ट्री के अंदर उठा के देखिए कितने सारे लोग रहे हैं। चाहे आप बाबा आमटे जी की बात कर लो, ठीक है ना, किस तरह से लोगों की सफरिंग को कम करने के लिए इंडियंस ने हमेशा ही अच्छा रोल प्ले किया हुआ है। या फिर इवन आप रिलीजन के साथ भी इसको थोड़ा रिलेट करके देख सकते हो। जैसे इंडिया के में आप जानते हो, ठीक है ना, जैसे अभी कोविड 19 था, तो बहुत सारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस ने यहाँ पर लोगों की सफरिंग को कम करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ठीक है ना, कुछ लोग भी आ गए हैं लोगों की, देखो जैसे सोनू सूद हो गया, ठीक है, उन्होंने कितना अच्छा काम किया सभी के कोविड 19 लोगों की मदद करने के लिए। तो इस तरह से कंपैशन जो है ना, वो इंडिया का एक स्ट्रेंथ है। ठीक है, इवन देखो यहाँ पर इंडिया के अंदर आपको अलग अलग तरह की डाइवर्सिटी देखने को मिल जाती है, चाहे वो रिलीजियस बेसिस की हो, रीजनल बेसिस पे हो, या फिर किसी भी तरह से लिंग्विस्टिक हो गया। पर कहीं ना कहीं इतनी सारी डाइवर्सिटी होते हुए भी हम एक कैसे हैं? ये यूनिटी कहाँ से आती है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है ना, ये आती है इन हमारे वैल्यू सिस्टम से, जो कहीं ना कहीं कॉम्पैशन हो गया, टॉलरेंस हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, ठीक है ना। और यही सारी चीजें हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल जो आइडियाज हैं उनके अंदर रिफ्लेक्टेड भी हैं, राइट। तो ये सारी चीजें क्या है, हमारी स्ट्रेंथ का एक पार्ट है। देखो, कहीं ना कहीं अगर ये सारी चीजें हमारे पर्टिकुलर हमारे ना वैल्यू सिस्टम के अंदर ना होती, तो शायद ना, जैसे बहुत सारे लोग बोलते थे कि इंडिया बिखर जाएगा, पर वो बिखरा नहीं, वो इसी वैल्यू सिस्टम की वजह से था कि हमारे इतनी डाइवर्सिटी थी, पर तब भी लोग मिलजुल के प्यार से रहे। अभी कोविड 19 का ही जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, आप देखो इंडिया ने कितने सारे कंट्रीज को मेडिसिन हो गया, फूड सप्लाईज हो गया, बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट करी, ठीक है ना। वो क्यों करी? क्योंकि इंडिया मानता है कंपैशन के अंदर, ठीक है। अगर सामने वाले को कोई दिक्कत है तो हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यही तो हमारा कॉन्सेप्ट है किसका? वसुदेव कुटुंबकम का। हम पूरी दुनिया को ही क्या मानते हैं? एक परिवार की तरह मानते हैं। तो ये सारी चीजें जैसे दलाई लामा जी ये बात बोल रहे हैं ना, तो बिल्कुल डेफिनेटली ये बात काफी सही है, राइट। तो चलिए डिस्कस करते हैं हमारा पहला एडिटोरियल, जो क्या है कि क्या हम एफर्ट्स और ले सकते हैं ये जो टेररिज्म के कॉरस्पॉन्डिंग फाइनेंसिंग होती है, इसको रोकने के अंदर, और इसको आप जनरल स्टडीज पेपर 3 के इस कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। देखो, अगर आप थोड़ा अगर आप देखिए तो कहीं ना आजकल जो टेररिज्म की चीजें हो रही हैं, इसमें भी एक चेंज देखने को मिल रहा है। पहले होती थी चीजें अलग तरह से, अब क्या आ गई है? टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी ने ना नए नए चैलेंजेस लेकर आ गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, पहले ना टेरर ग्रुप जो होते थे, उनका कोई एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता था, कोई प्रॉपर शेप होती थी। पर आजकल हमें उनके शेप के बारे में पता ही नहीं होता, किस तरह से स्ट्रक्चर क्या बना हुआ है, किस तरह के लोग हैं। और साथ ही साथ हमें लोन वुल्फ अटैक वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं। जैसे पहले तो क्या होता था कि एक आप टेररिस्ट ग्रुप से हो मान लो, पर अब क्या हुआ, मान लो एक सिंपल बंदा था, वो थोड़ा क्या हो गया, रेडिकलाइज हो गया। उसने क्या किया, बहुत सारे लोगों को जाके एक गली में जाके बहुत सारे लोगों को चाकू मार दिया, ठीक है ना। तो इस तरह की चीजें, ये लोन वुल्फ अटैक आजकल बहुत बढ़ने लग गए हैं। इवन फ्रांस जैसी कंट्रीज के अंदर हमें इस तरह की चीजें देखने को मिल जाती हैं। फिर साइबर लिंक मेथड हो गए, ठीक है ना। अब रिक्रूटमेंट ना सोशल मीडिया के थ्रू होने लग जाता है, कि फेसबुक के ऊपर आपको उस तरह की पोस्ट दिख रही है कि नहीं, यहाँ पर तो सब गड़बड़ी हो रहा है। फिर आपका ना दिमाग रेडिकलाइज करने की कोशिश करी जाती है, आपकी सोच को उस तरह से बना दिया जाता है, फिर आपको उनके पर्टिकुलर एलिमेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग रिक्रूट कर लिया जाता है। तो ये सारे काफी इश्यूज यहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं। और इंडिया भी देखो, इंडिया भी इसमें, मतलब इंडिया भी काफी इम्पैक्ट रहा है, इंडिया के ऊपर भी टेररिज्म का। आपने देखे हैं कितने सारे टेररिस्ट अटैक इंडिया में हुए हैं।
अभी थोड़े थोड़े टाइम से नहीं हुए, बट कहीं ना कहीं आप 2008 का देख लीजिए, पार्लियामेंट्री अटैक्स देख लीजिए, तो इस तरह से बहुत सारे टेररिस्ट अटैक इंडिया के कॉरस्पॉन्डिंग हुए हैं और मेजर लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी इंडिया में देखने को मिला है। यहाँ पर ना मैं एक छोटी सी रिपोर्ट मेंशन करना चाहूंगा, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, ठीक है ना, जो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस है ना, उसके द्वारा ये रिपोर्ट निकाली जाती है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। और इसके हिसाब से ना इंडिया 12th मोस्ट इफेक्टेड कंट्री है वर्ल्ड के अंदर, मतलब जो दुनिया की सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड है ना कंट्री टेररिज्म की वजह से, इंडिया 12वें नंबर पर आता है। तो डेफिनेटली देखो इंडिया को काफी मेजर यहाँ पे इशू देखने को मिलता है कॉरस्पॉन्डिंग टू टेररिज्म, और इंडिया ने काफी स्टेप्स भी उठाए हैं, ऐसी बात नहीं है, इंडिया स्टेप्स लेता भी रहता है इस चीज को कम करने के लिए, राइट। तो कहीं जो मैं बात कर रहा था टेक्नोलॉजी की, टेक्नोलॉजी हो गया या नई जो चीजें आई हैं उनके हिसाब से क्या बदले हैं, हमारे चैलेंजेस भी नए नए आ गए हैं। अब अगर देखो पहले क्या होता था, मान लो एक बंदे ने यहाँ पे क्राइम किया तो वहां की पुलिस या वहां के एरिया के लोग उनको पकड़ सकते थे, पर अब तो जो टेररिज्म हो गया है वो हो गया है क्या, क्रॉस बॉर्डर, समझ रहे हो, कि कहीं भी अब तो जा सकते हैं आसानी से, टेक्नोलॉजी ने इतना इसको इजी कर दिया है टेररिज्म को एक तरह से। तो इसको रोकने के लिए हमारे जो एफर्ट्स होंगे वो भी तो इस तरह से होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। तो जरूरत क्या है कि इंडिया की जैसे जो एजेंसीज हैं वो दूसरी कंट्रीज के साथ कोऑर्डिनेट करें, तो इस तरह से ना इंटरनेशनल बेसिस के ऊपर कॉपरेशन होगा, तभी ये जो नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं इनको हम अच्छे से टैकल कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए इंडिया ने बहुत सारे स्टेप्स भी लिए हैं, ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता भी रहा था, अभी ना जैसे ये 19th जनरल असेंबली हुई, ठीक है, थोड़ी टाइम पहले ही, अभी अक्टूबर की एंड की बात है और नवंबर स्टार्टिंग की, तो उस टाइम पे ये जनरल असेंबली हुई, 19th जनरल असेंबली। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, हमने इसी चीज की बात करी कि किस तरह से इसको रोकने की जरूरत है, इस चीज को हमें कम करने की जरूरत है। दरअसल में देखो पहले तो चलो मोदी जी थे, बट इसकी जो एंडिंग थी ना जनरल असेंबली की, ये हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने करी, और उन्होंने भी यही बात हाईलाइट करी कि जो नए क्राइम्स हैं वो उस तरह से नहीं होते जो पहले होते थे। अब क्राइम क्या हो गए हैं, बॉर्डरलेस हो गए हैं, ठीक है ना। कन्वेंशनल क्राइम जैसे पहले हुआ करते थे क्राइम्स, अब उनका तरीका बदल गया है, तो हमें भी उन्हीं तरह से सोचना पड़ेगा, आपस में चीजों को कोऑर्डिनेट करेगा। उसके साथ ही साथ, ठीक है ना, ये जो इंटरपोल की मैं बात कर रहा था, देखो जस्ट एक छोटी सी चीज, इंटरपोल के ना अगले साल 100 साल हो गए जाएंगे, यानी कि 2023 में, एक्चुअल में इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1923 के अंदर, तो 2023 में इसके 100 साल होने वाले हैं, तो एक पॉसिबिलिटी बनती है इसके क्वेश्चन के रिगार्डिंग। तो देखो इंटरपोल के कॉरस्पॉन्डिंग भी कंट्रीज आपस में कोऑर्डिनेट कर सकती हैं। यहाँ पर ये बात भी हुई कि जैसे 2030 के लिए हमारा क्या विजन है, किस तरह से हम सोच रहे हैं कि जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनको अगले इस डेकेड के अंदर, इस डिजिटल वर्ल्ड के अंदर हम कैसे उनको टैकल करना चाहते हैं, ये भी पर्सपेक्टिव यहाँ पर कहीं ना कहीं डिस्कस करेंगे। उसके अलावा देखो, जब इंडिया के पास, आप जानते हो इंडिया यूएनएससी का परमानेंट मेंबर तो नहीं है, पर जो टेम्पररी मेंबर होते हैं, बेसिकली 2 साल के लिए इंडिया को इलेक्ट किया गया था इस यूएनएससी के कॉरस्पॉन्डिंग। तो लास्ट ईयर ना अगस्त 2021 में इंडिया के पास चेयर थी यूएनएससी की, तब उस टाइम ना इंडिया ने 3 मेजर एजेंडास बात किए थे। वो क्या थे, एक था पीस कीपिंग, ठीक है ना, एक था मैरीटाइम सिक्योरिटी, और तीसरा क्या था, काउंटर टेररिज्म। तो जब भी देखो इंडिया के पास कहीं ना कहीं मौका मिलता है या फिर इंडिया के पास कोई अपॉर्चुनिटी होती है, तो इंडिया डेफिनेटली एफर्ट लेता है ताकि वो टेररिज्म को रोक पाए, पूरी दुनिया को बोलता है कि आप साथ में आइए, मिलके इस टेररिज्म की चीज को हम रोकने की कोशिश करते हैं। अब देखो जब हम बात करते हैं कि किस तरह से ये पैसा कैसे जा रहा है, क्योंकि देखो टेररिज्म के लिए तो पैसे की तो बहुत जरूरत है, अदरवाइज तो टेररिज्म पॉसिबल ही नहीं है। तो पैसा देखो 3 तरीके हो सकते हैं। पहला है डायरेक्ट स्मगलिंग ऑफ कैश। यहाँ पर क्या होता है कि बॉर्डर्स के आसपास ना, कि बॉर्डर्स के थ्रू क्या कर दिया, कैश को इधर उधर ट्रांसफर कर दिया, स्नीक इन कर दिया कैश को, उसको बोलते हैं डायरेक्ट कैश स्मगलिंग। दूसरा हो जाता है हवाला नेटवर्क। अब हवाला नेटवर्क में पता क्या होता है, हवाला नेटवर्क में ना फिजिकल कैश जो होता है, जो कैश होता है बेसिकली, वो मूव नहीं करता। मान लीजिए आप यहाँ पर हो, दिल्ली में बैठे हुए हो, ठीक है, आपका कोई बंदा है वो दुबई में बैठा हुआ है, अब आपने इसको ना पैसा भेजना है, मान लो 100 करोड़ भेजना है, तो आप अगर हवाला के थ्रू भेजने की कोशिश करोगे ना, तो होता क्या है, हवाला का ना एक तरह से एक नेटवर्क बना होता है। आप एक बंदे को पकड़ोगे यहीं दिल्ली के अंदर और इसको बोलोगे कि मुझे ना पैसा ये कहाँ पहुंचाना है, यहाँ दुबई में पहुंचाना है, तो विद इन अ फ्यू आवर्स ये पैसा उधर पहुंच जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो आपने कैश दिया वो जाएगा, नहीं, ये ट्रांसफर नहीं होगा। इनके पास इनका इतना नेटवर्क बना हुआ है ना पूरी दुनिया के अंदर, ये अपने आप पैसा वहां तक पहुंचा देंगे। आपके वाला पैसा नहीं ट्रांसफर हो रहा, बट इन जनरल इसने अपने बंदे को वहां पे फोन कर दिया कि इस बंदे को इस तरह से पैसा दे दो। तो ये होता है
हवाला के अंदर कि पैसा मूव नहीं करता, ठीक है, करेंसी दिल्ली से मूव नहीं कर रही दुबई में, पर आपने जिसको पहुंचानी थी उसको पहुंचा दी, और इस बंदे को जो हवाला का ऑपरेट कर रहा है इसको कुछ थोड़ा सा कमीशन दे दिया, थोड़ी फीस दे दी। वो सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। अब इनसे बड़ी दिक्कत आती है, ठीक है ना, हमें पता ही नहीं कैश की मूवमेंट कैसे हो रही है, इस कैश का सोर्स क्या है, ठीक है, जो हम बात करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह की, तो हमें पता ही नहीं लगता कैश का सोर्स क्या है। तो इस वजह से इंडिया ने इसको इलीगल रखा हुआ है, क्योंकि बहुत नेगेटिव इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा माध्यम। उसी तरह से एक और मीडियम क्या होता है, वो होता है स्विफ्ट। देखो स्विफ्ट क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ इसके रिगार्डिंग। स्विफ्ट ना एक तरह का जैसे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है या फिर मैसेजिंग नेटवर्क है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए एक कंट्री है, ठीक है ना, उस कंट्री से कहीं और ना पैसा भेजना है, मान लीजिए आप यहाँ पर हो, आप इंडिया के अंदर हो, आपने यूएसए के अंदर बैठे हुए अपने किसी दोस्त को कुछ पैसा भेजना है, तो आप क्या करोगे, इंडिया के किसी बैंक में जाओगे, ठीक है, वहां पर ना आपको कुछ कोड्स देने पड़ेंगे, जैसे इस दोस्त का अकाउंट नंबर हो गया, और साथ ही साथ स्विफ्ट भी वहां का कोड देना पड़ेगा। अब स्विफ्ट कोड में क्या होता है, स्विफ्ट कोड के अंदर जैसे ना उस पर्टिकुलर कंट्री का कोड हो गया, उस पर्टिकुलर लोकेशन या उस पर्टिकुलर सिटी का कोड हो गया, इस तरह की कुछ कुछ चीजें होती हैं। उसके बेसिस पे क्या होता है कि जब ये स्विफ्ट वाले चेक करेंगे, ठीक है ना, एक तरह की सोसाइटी ही है, एक तरह का मैसेजिंग सिस्टम ही है और कुछ नहीं है, मैसेज ही भेज रहे हैं, तो मैसेज के थ्रू ना वो चेक करेंगे एक तरह से कि ये पर्टिकुलर पर्सन, हाँ इसको भेजने हैं, तो अकॉर्डिंगली उस जगह पे पैसे भेज दिए जाते हैं। अगर आप जानना चाहते हो इसकी फुल फॉर्म, तो मैं फुल फॉर्म भी बता देता हूँ। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मतलब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होनी ना इंटर बैंक, तो उसके लिए होता है, तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए होता है। अब जब जो रशिया ने जब यूक्रेन के साथ उनका थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, मतलब बेसिकली चल ही रहा है कॉन्फ्लिक्ट, तो तब ना रशिया को इससे हटा दिया गया था, तो इस वजह से क्या हुआ था, ये मैसेजिंग नेटवर्क को रोक दिया गया, एंड अकॉर्डिंगली वहां पे ट्रांजेक्शन हम नहीं परफॉर्म करे, तो इनको अलग थलग करने की बात करी गई थी रशिया के कॉरस्पॉन्डिंग। तो ये एक स्विफ्ट नेटवर्क को भी ना, इसको भी यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो बट आज के टाइम पे देखो क्या हो गया है, आज के टाइम पे नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, एंड उस वजह से क्या हुआ, जैसे आप जानते हो ब्लॉकचेन हो गया, ठीक है, या फिर क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहा हूँ, जो बिटकॉइन वगैरह जो यूज करते हैं, ठीक है, अब पैसा इसके थ्रू ट्रांसफर हो गया है। अब ये तो देखो बिटकॉइन को तो पता ही नहीं है, एक तरह की क्या ही है, डिसेंट्रलाइज्ड है, ठीक है ना, ब्लॉकचेन के ऊपर बेस्ड है ना, तो डिसेंट्रलाइज हो गया, तो किसी को कुछ पता ही नहीं है कौन इस पे वर्क कर रहा है, किस चीज ने किसको किसको ट्रांसफर कर दिया, तो वो सारी चीजों को ट्रैक रखना बहुत मुश्किल हो गया है, और गवर्नमेंट के लिए एक मेजर चैलेंज बन गया है, ठीक है ना। आप जानते भी हो जो हमारा डार्क नेट होता है, उसमें इलीगल एक्टिविटीज करी जाती हैं इसी के थ्रू, तो ये सारे इश्यूज यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं। इंडिया ने देखो फिर से जैसे बता भी रहे थे कि इंडिया ने बहुत सारे एफर्ट्स लिए हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है ना, ठीक है, जो यूएनएससी है, उसकी ना एक कमेटी है, कौन सी कमेटी, काउंटर टेररिज्म कमेटी। अच्छा ठीक है सर, इस कमेटी की ना मीटिंग हुई थी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने आपस में मिलके एक दिल्ली डेक्लेरेशन को अडॉप्ट किया। अब इसमें क्या था दिल्ली डेक्लेरेशन के अंदर, इसके अंदर था कि हम टेरर एक्टिविटीज के कॉरस्पॉन्डिंग क्या करेंगे, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, बिल्कुल भी टॉलरेंट नहीं करेंगे। जैसे कई लोग बोलते नहीं है कि कुछ होता है गुड टेररिज्म, कुछ होता है बैड टेररिज्म, नहीं, कोई गुड नहीं कोई बैड नहीं, देर इज ओनली बैड टेररिज्म, ऐसा गुड वुड टेररिज्म कुछ नहीं होता। पाकिस्तान कई बार बोलता है गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म, नहीं, हम क्या अडॉप्ट करेंगे, एक तरह की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, हमें पूरी दुनिया को साथ में मिलकर आकर अडॉप्ट करना है इस चीज को, तभी ये चीज पॉसिबल हो सकती है। बाकी इन्होंने कुछ और चीजें भी बोली हैं कि इनकी जो फंडिंग है ना, हमें फंडिंग को रोकना पड़ेगा, ठीक है ना, आजकल तो क्राउड फंडिंग, लोग भी पैसा दे रहे हैं इनके कॉरस्पॉन्डिंग, ये रेडिकलाइजेशन को रोकना पड़ेगा, ठीक है ना, सोशल मीडिया का जो यूज हो रहा है आजकल, इतना ज्यादा जो यूज हो रहा है उसको रोकना पड़ेगा, ठीक है, ये ड्रोन्स वगैरह हो गया, इसके थ्रू जो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, टेररिज्म के लिए यूज किया जा रहा है, इसको रोकने की यहाँ पे जरूरत है, ये बातें करेगी कहाँ पे, दिल्ली डिक्लेरेशन के अंदर। उसके साथ ही आप जानते हो हमारी एक बॉडी है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है, 1989 के अंदर इसको क्रिएशन किया गया था, क्यों क्रिएट किया गया था, इसीलिए टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए। इसके बाद देखो आप जानते हो 2001 के टेररिस्ट अटैक हुए, 9/11 की बात कर रहे हैं यूएस के अंदर, उसके कॉरस्पॉन्डिंग फिर चीजें और बढ़ी, ठीक है, तो एक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन है 1267, यूपीएससी ऑलरेडी पूछ भी चुका है ये किससे रिलेट करता है, तो यहाँ पर ना किस तरह के इन टेररिस्ट के कॉरस्पॉन्डिंग इनके ऊपर किस तरह के फाइनेंशियल सैंक्शंस लगाए जाएं, बेसिकली इनके जितने भी अकाउंट्स है दुनिया भर में वो फ्रीज हो जाएं, उनके पास कोई पैसा ना जाए, तो अगर पैसा रुक जाएगा तो कहीं ना कहीं टेररिज्म को रोकने में एक मदद मिल जाएगी। तो जरूरत ना वही है एक्चुअल में, अगर फाइनेंसिंग को कर्व कर दिया ना, पैसे को कर्व कर दिया,
तो काफी हद तक हम टेररिज्म को कर्व कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल देखो कितने नए नए तरीके आ गए हैं। आजकल ना चैरिटेबल ट्रस्ट हो गया, एनजीओज हो गया, रियल एस्टेट के थ्रू, ठीक है, कुछ एक्टिविटीज करी जा रही हैं जिसके बेसिस पे पैसा उन तक जा रहा है। ठीक है, तो इन सभी एक्टिविटीज के ऊपर ना अच्छी रेगुलेशन रखने की जरूरत है। जब देखो ओसामा बिन लादेन के कॉरस्पॉन्डिंग जो फाइल्स थी, ठीक है ना, उनको जब देखा गया तो उसमें भी यही पाया गया कि टेरर फाइनेंसिंग हो गया या मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, इनके रिगार्डिंग चीजों को यहाँ पे नोटिस किया गया। ठीक है, तो मनी लॉन्ड्रिंग ना जहां पर भी हो रही है, जो आप जानते हो ना, 3 प्रोसेस, प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन, हमें उन पे अच्छे से वर्क करने की जरूरत है, ताकि ना ये सारी चीजें, स्मगलिंग हो गया, इनको रोका जा पाए। तो पैसा रुकेगा यहाँ पे, मेजर ना यही बात है इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर। पैसा रुक जाएगा तो वो चीजें हम रोक सकते हैं। कैसे? क्योंकि देखो यहाँ पर राइटर क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर राइटर बात कर रहे हैं कि पैसे की बड़ी जरूरत है एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करना, उसकी आइडियोलॉजी को लोगों तक पहुंचाना, ठीक है ना, इन लोगों के ट्रैवल के लिए पे करना, कुछ नए हथियार खरीदना, डॉक्यूमेंट्स को फर्जी बनाना, इनके लिए बहुत 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 ज्यादा पैसा चाहिए। अगर पैसा चाहिए तो अगर वो पैसे को रोक दोगे तो वो सारी चीजें रोकी जा सकती हैं। यही बातें यहाँ पे राइटर के द्वारा करी जा रही है। ठीक है, तो एफ की भी यहाँ पे थोड़ी सी राइटर ने तारीफ करी है कि एफ में जो एक तरह से, जो आप जानते हो, ग्रे लिस्ट हो गया, ब्लैक लिस्ट हो गया, इसको जो यूज करता है उसके बेसिस पर भी क्या हो रहा है, उसके बेसिस पे भी हम टेररिज्म को थोड़ा रोकने के लिए सफल हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो पाकिस्तान का देख लो, जैसे पाकिस्तान के चाहे आप लश्कर तैयबा देख लो, ठीक है, या जैश ए मोहम्मद, इनके लीडर्स देखो पहले, मतलब पहले क्या, मतलब काफी फ्रीली घूमते थे, ठीक है ना, आसानी से। देखो आपने भी स्पीच वगैरह कभी ना कभी न्यूज में देखी होगी, ठीक है, स्पीच वगैरह खुले में दे रहे हैं कि हाँ ये कर देंगे, वो कर देंगे, टेररिज्म के कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो ये सारी चीजें इनको रोकना पड़ेगा। और एफ इसके रिगार्डिंग काम भी करा, जैसे पाकिस्तान को कहाँ डाला था, ग्रे लिस्ट में, ठीक है, अब बाहर कर दिया है, बट पहले जब ग्रे लिस्ट के अंदर डाला था वो इसी वजह से डाला था। उसी तरह से जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ अलग अलग चैरिटीज हो गया, जैसे जेयूडी हो गया, ठीक है ना, जमातुल दावा करके हो गया, ठीक है, FIF करके है एक, फला ए इंसानियत फाउंडेशन। ठीक है, तो इनको जब, इन जो टेररिस्ट फंडिंग से जो इन तरह की चैरिटीज थी, इनको हटाने की जरूरत थी, एंड उसके बेस पे जो उन्होंने काम किया है, दैट हैज हेल्प देम एज वेल। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी जो पाकिस्तान था, ठीक है, उसने जो UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट थे, 9 थे, उसमें से 8 को अरेस्ट भी कर लिया, उसके बेस पे उनको निकाला भी गया। मसूद अजहर को कन्विक्ट किया गया है, मतलब ये वो प्रेजेंट नहीं है, इन एब्सेंशिया उसी को बोलते हैं कि जब पर्सन इन्वॉल्व प्रेजेंट नहीं होता। तो इसी तरह से हमें काम करने की जरूरत है और एफर्ट्स लेने की जरूरत है, UNSC को, FATF को। इंडिया ने भी देखो बढ़ चढ़ के इसमें काम किया हुआ है। तो अगर सारी कंट्रीज इस तरह से मिलकर काम करें, ये पैसे को कहीं ना कहीं रोक देना, तो वो एक तरह से स्टार्टिंग पॉइंट बन सकता है हमारा, कि हम इस डायरेक्शन में मूव कर पाए जहाँ पे एक टेररिस्ट फ्री वर्ल्ड को हम इमेजिन कर पाए। तो ये था हमारा पहला एडिटोरियल। चलते हैं हमारे दूसरे एडिटोरियल की तरफ, जो बात करता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग नेगोशिएशंस की, एंड इसको आप जनरल स्टडीज पेपर 3 के इस पर्टिकुलर सेक्शन के साथ रिलेट कर सकते हो। देखिए, आप सभी जानते हो कि इंडिया ने 2030 तक टारगेट रखा हुआ है, एक्सपोर्ट टारगेट $2 ट्रिलियन का। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग कंट्रीज का FTAs को करें, ठीक है, एक बहुत ही थॉरो और कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में ये किया जाए, ताकि इस डायरेक्शन में हम मूव कर पाए। जैसे फॉर एग्जांपल यूरोपियन यूनियन हो गया, कनाडा हो गया, UK, इसराइल, इनके साथ बातचीत चल रही है FTAs के कॉरस्पॉन्डिंग। अब जब ये FTA साइन होते हैं, देखो, तो यहाँ पर ना बहुत सारी चीजों के कॉरस्पॉन्डिंग बात होती है, क्या, कि टैरिफ को कितना रिड्यूस करना है, कम करना है, ड्यूटीज वगैरह कैसे करनी है, कितने % करनी है, क्या सिर्फ और सिर्फ गुड्स के कॉरस्पॉन्डिंग करनी है, या सर्विसेज भी उसके अंदर इंक्लूड होंगी, डेटा वगैरह जो आपस में एक्सचेंज होगा वो कैसे स्टोर किया जाएगा, डेटा लोकलाइजेशन की पॉलिसी तो नहीं है कि वहीं पे डेटा सेव हो, या फिर प्रोसेसिंग वगैरह कैसे करी जाएगी, जो अलग अलग कई बार ना होता है जब ट्रेडिंग के कॉरस्पॉन्डिंग, जो हमारे पेटेंट्स हो गया, कॉपीराइट्स हो गया, उनमें क्या चेंजेस आएंगे, इस तरह की कुछ कुछ चीजों की बात होती है। अब आप देखो ये सारी चीजें जितने भी बात करी, आपको नहीं लगता कि इन सभी चीजों का, चलो गवर्नमेंट के साथ तो कंसर्न है ही है, पर मेरी और आपकी, सब लोगों की जिंदगी को भी तो इम्पैक्ट करता है, तो बेसिकली इसका इम्पैक्ट सोसाइटी पर भी तो आता है, बिल्कुल आता है। तो जब ये गवर्नमेंट इस तरह की चीजें साइन करती हैं, तो आपको नहीं लगता कि हमें भी पता होना चाहिए इसके रिगार्डिंग, इसकी ट्रांसपेरेंसी हमारे पास भी होनी चाहिए कि क्या साइन किया, कैसे साइन किया, सिर्फ एक बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं, थोड़ा डिटेल में, कि इसका इम्पैक्ट मेरी और आपकी लाइफ में क्या आएगा, क्या इसके रिगार्डिंग हमें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो राइटर का मानना है कि बिल्कुल हमारे पास इस तरह की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि इसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर आ रहा है। पर इंडिया के अंदर का देखो, जब भी हम FTAs वगैरह साइन करते हैं, वो क्लोज डोर होते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल उसको ना सीक्रेट एक तरह से रखा जाता है, और बहुत ही छोटे से इन्फॉर्मेशन,
कि सिर्फ ना बस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बता दी कि हाँ इसके साथ साइन कर लिया, इससे हमारा सर्विसेज बढ़ेंगी, इस तरह से बोल दिया। पर इतने से राइटर बात कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमें सोसाइटी को और इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। यहाँ पर ना राइटर पूरे आर्टिकल के अंदर यूनाइटेड किंगडम की काफी एज इन ना उनका एग्जाम्पल दे रहे हैं कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर ये प्रोसेस काफी अच्छा है कि उन्होंने अपने अंदर काफी ट्रांसपेरेंसी बनाकर रखी हुई है। उनके अंदर एक प्रॉपर मैकेनिज्म्स हैं, प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, ताकि इस चीज को इंश्योर किया जा पाए। अभी इन्हीं मैकेनिज्म को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ना उनका एक डिपार्टमेंट है यूके का, DFIT, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ये क्या करता है, एक इस तरह से ना पॉलिसी पेपर निकालता है। इसके अंदर क्या होता है कि अच्छा हम मान लो यूके ना इंडिया के साथ एफटीए कर रहा है, तो इस पेपर के अंदर लिखा होगा हम ये एफटीए कर रहे हैं, इसके पीछे के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या रीजंस है। अगर यूके इसको साइन कर लेता है तो उसको क्या अचीव करने का वो सोच रहा है। और इसको ना काफी एक तरह से बहुत डिटेल में बनाया जाता है। हर चीज को एक्सपेक्ट किया जाता है कि अच्छा एफटीए अगर इतने परसेंट पे साइन हो गया, इतना डिडक्शन होगा, तो यूके को कितना बेनिफिट होगा, उनके कॉरस्पॉन्डिंग सारे नंबर्स होते हैं वहां पे। ठीक है ना, इन्वायरमेंट पे उसका क्या इम्पैक्ट होगा, लोगों की जिंदगी के ऊपर, लोगों के लेबर के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। पर क्या इंडिया के अंदर ऐसा कुछ होता है? द आंसर इज नो। इंडिया में इस तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट पब्लिकली नहीं किया जाता, ताकि जिसके अंदर ना ये सारी चीजें कि इनका एनवायरनमेंट के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो। बस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हमारी जो कमर्स मिनिस्ट्री है, जो इन सभी चीजों का डील करती है, वो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बता देती है कि अच्छा एफटीए कर रहे हैं, इसका ये पर्पस होगा, दैट इज इट। बाकी और चीजें नहीं बताई जाती। उसके साथ ही देखो, कोई भी जब एफटीए आता है, उसके रिगार्डिंग कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ना स्टेक होल्डर्स होते हैं। ठीक है ना, जैसे बिजनेसमैन हो गए, ठीक है, ठीक है, या फिर जैसे मान लो एनजीओ होगी, या फिर कोई पर्टिकुलर सेक्टर हो गया, जहाँ जैसे कुछ ना एक पर्टिकुलर सेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग हो रहा है, तो वहां पर वो पर्टिकुलर सेक्टर के लोग हो गए। तो जब भी देखो जो DFIT है, जो मैं बता रहा था ना यूके का, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, तो वो इन्हीं सभी चीजों के कॉरस्पॉन्डिंग ना इनपुट्स जो आए हैं, जो बिजनेसमैन का क्या व्यू पॉइंट है, एनजीओ का क्या व्यू पॉइंट है, उन सेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग लोगों का क्या व्यू पॉइंट है, ये सारे के सारे व्यूज, ये सारे के सारे रिस्पॉन्सेज इस पर्टिकुलर पॉलिसी पेपर के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, फिर इस पॉलिसी पेपर के अंदर जो इंक्लूड कर लिया, फिर गवर्नमेंट का कुछ सजेशंस भी होते हैं। गवर्नमेंट क्या सोचती है, हो सकता है कुछ बिजनेसमैन इसके फेवर में हो, कुछ अगेंस्ट में हो। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला इन बिजनेसमैन के सजेशन के कॉरस्पॉन्डिंग, वो सजेशंस भी इस पॉलिसी पेपर के अंदर इंक्लूड कर दिए जाते हैं। तो देख रहे हो कितनी ज्यादा मतलब इस चीज के रिगार्डिंग स्क्रूटनी है एक तरह से, किस तरह से सारे सारे स्टेक होल्डर्स की बात करी जा रही है, एंड उनके रिस्पॉन्सेज का भी अच्छे से पता लग रहा है कि किसका क्या ओपिनियन था, एंड गवर्नमेंट ने फाइनली क्या ओपिनियन उनके बेसिस के ऊपर लिया। इंडिया में भी देखो होता है, हम बात करते हैं बिजनेसमैन से हो गया, एनजीओ हो गया, सेक्टर्स हो गया, पर इसका कोई ना रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। किसका रिकॉर्ड नहीं रखा जाता कि इनका क्या व्यू पॉइंट था, ठीक है ना, या फिर अगर इन्होंने कुछ व्यू पॉइंट दिया भी, तो गवर्नमेंट ने उनके रिस्पॉन्स को सुना या नहीं सुना, क्या एक्चुअल में उनकी बात को लिया भी एफटीए के अंदर या नहीं लिया, या फिर बस सुन के अनसुना कर दिया, ठीक है, या फिर कुछ इस पे एक्शन लिया गया, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। और ये एक मेजर इशू बन जाता है, क्योंकि इनके कंसर्न शायद फिर उसमें एड्रेस ही नहीं हो पाएंगे। उसी तरह से एक और चीज भी है, वहां की पार्लियामेंट। देखो जैसे एफटीए तो चलो मान लीजिए वहां की गवर्नमेंट आगे ने साइन कर दिया, पर वहां की जो यूके की पार्लियामेंट है, वो काफी अच्छे वे में ना उसको स्क्रूटनी करती है। हर एक चीज को वहां पे सुना जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल उनकी एक IAC है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट कमेटी, पार्लियामेंट की, वहां की जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, उनकी इंटरनेशनल एग्रीमेंट कमेटी है। ये हर चीज को सुनती है, अच्छा कि ये चीज करी गई तो क्यों करी गई, एंड अगर एफटीए के अंदर ये पर्टिकुलर प्रोविजन है तो क्यों है, तो उस चीज को नेगोशिएशन के अंदर से हटाना या नहीं हटाना। तो हर चीज को, हर रिकमेंडेशंस को वहां पे बताया जाता है गवर्नमेंट को, एंड अगर पॉसिबल हो तो उन चीजों को वहां पे इंक्लूड करने की कोशिश करी जाती है। पर इंडिया में भी देखो, इंडिया में भी पार्लियामेंट के अंदर ये चीज है, पर कहीं ना कहीं हम उसको अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे जो कमेटीज होती है ना, आप जानते हो, स्टैंडिंग और एडहॉक, तो उसी तरह से हमारे पास ये है डिपार्टमेंट रिलेटेड जो पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं, तो वो डिस्कस कर लेती हैं। बट जो हमारे यहाँ इसके कॉरस्पॉन्डिंग कमेटी है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स, ये कुछ खास इसके रिगार्डिंग डिस्कशन करती ही नहीं है कि अच्छा एफटीए साइन किया तो क्यों किया, क्या चेंजेस कर सकते हैं, नहीं, ये चीजें यहाँ पे नहीं होती। उसी तरह से यूके की पार्लियामेंट देखो, अभी आपने ना, आई एम वेरी श्योर, कभी फेसबुक या यूट्यूब के ऊपर आपने इस तरह से भी देखी होंगी कितनी अच्छी डिस्कशन होती है यूके की पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है ना, काफी जो पार्लियामेंट है वो वहां के प्राइम मिनिस्टर को किस तरह से अकाउंटेबल होल्ड करती हैं। तो इवन ना जब ये सारी चीजें होती हैं, तो या कोई भी ट्रीटी होती है, तो 21 दिनों के लिए उस पर्टिकुलर ट्रीटी को वहां की ब्रिटिश पार्लियामेंट के आगे रखना पड़ता है कि हाँ
हम ये चीज़ कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं। पर इंडिया में ये चीज़ें हम कर ही नहीं रहे, ठीक है ना? तो पार्लियामेंट के ऊपर भी कुछ क्वेश्चन उठ रहे हैं कि आप ठीक है ना, ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, बट ये चीज़ सारी चीज़ें हम एक्सरसाइज़ नहीं कर रहे और यही सारे इश्यूज़ आते हैं इंडिया के एफटीए के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो ज़रूरत क्या है? ज़रूरत है यूके के सीखने की, ऐसा राइटर को लगता है यहाँ पे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास भी ना एक तरह से जो एग्ज़ीक्यूटिव है, जो गवर्नमेंट है बेसिकली, उसको एक प्रॉपर एक अपना बताना पड़ेगा कि हम ये चीज़ कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स? उससे क्या हम अचीव करना चाहते हैं? कितना बेनिफिट होने वाला है? ये सारी चीज़ें उनको करनी पड़ेंगी। अकॉर्डिंगली सारे स्टेक होल्डर्स को प्रॉपर्ली कंसल्ट करो, उनके जो इश्यूज आए हैं उनको बताओ कि उनके रिगार्डिंग क्या आपने एक्शन लिया, उनको कैसे आप एफटीए के अंदर लेने की कोशिश करोगे, ये सारी चीजें। साथ ही साथ ये जो हमारे कमेटीज वगैरह की बात हो रही थी ना, तो प्रॉपर स्क्रूटनी करी जाए एंड साथ ही साथ पार्लियामेंट के फ्लोर पे उसको रखा जाए, फिर पार्लियामेंट उसको डिबेट करे, डिस्कस करे कि अच्छा ये इश्यूज हैं, उन इश्यूज को रिजॉल्व करने की बात करे। अकॉर्डिंगली इस तरह से ना जब सारे मिलकर काम करेंगे तो हो सकता है कि जो एफटीए के कॉरस्पॉन्डिंग इश्यूज है ना वो हम ठीक कर पाए। देखो अगर मैं आपको सही बताऊं एफटीए के कॉरस्पॉन्डिंग, तो इंडिया की हिस्ट्री ज़्यादा अच्छी रही नहीं है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है? अक्सर हमने जिन कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है ना, हमें थोड़ा डेफिसिट ही वहाँ पे देखने को मिला। बेसिकली हमें इंडिया को लॉस ज़्यादा होता है और फायदा कम होता है। तो अगर हम एफटीएस के अंदर शायद ये सारे फैक्टर्स को इंक्लूड करें तो हो सकता है ये चीज़ें हम ठीक कर पाएँ। बाकी आप जानते हो, ठीक है ना, अगर हम थोड़ा पार्लियामेंट की पावर्स को बढ़ाएँगे इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंड ठीक है ना, तो एक तरह का एक चेक एंड बैलेंस भी बनेगा एग्जीक्यूटिव के ऊपर कि क्यों उन्होंने एफटीए पर्टिकुलर साइन किया। अकॉर्डिंगली वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देख भी सकते हैं। तो यही राइटर का मानना है कि हम ना यूके का जो इस तरह का प्रिंसिपल है, एक तरह की काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस, एक तरह से बेस्ट प्रैक्टिस कह सकते हो, जो यूके के अंदर करी जाती है, उससे इंडिया सीख सकता है एंड उसको अपने प्रोसेस के अंदर लेकर आ सकता है। उसके बेसिस पे हमारे जो एफटी नेगोशिएशंस हैं वो और भी बेहतर हो सकते हैं, लोगों को ज़्यादा बेहतर पता लगेगा, सोसाइटी के ऊपर जो इम्पैक्ट है हम उसको और अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे। तो ये हो गया हमारा दूसरा एडिटोरियल। चलते हैं हमारे तीसरे एडिटोरियल की तरफ, जो क्या है, हेल्थ हैज द फोकस ऑफ एयर पोल्यूशन पॉलिसी। एंड इसको आप जीएस पेपर 2 के इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के साथ या जीएस पेपर 3 के भी ना इन्वायरमेंट वाले सेक्शन के साथ रिलेट कर सकते हो। देखो वैसे तो आर्टिकल बहुत बड़ा था, ठीक है, बट कहीं ना जो आर्टिकल के अंदर घूम फिर के ना दो चार मुद्दे ही डिस्कस किए गए हैं, मैं उनको समझा देता हूँ आपको। देखो जैसे आप जानते भी हो कि आजकल के टाइम पे क्या हो रहा है कि एयर क्वालिटी काफी खराब है। जैसे आप एयर क्वालिटी इंडेक्स भी देख लो, दिल्ली के लोग तो खासकर मेरी बात से सहमत होंगी, बाकी नॉर्थ इंडिया के अंदर भी इन जनरल ना काफी एयर पोल्यूशन कॉरस्पॉन्डिंग इश्यूज हमें देखने को मिल जाते हैं। अगर आप बात करो ना लैंसेट की, जो लैंसेट एक तरह की बहुत ही फेमस मेडिकल जर्नल है एक तरह से, यहाँ पर बताया गया है कि जो नियरली 17-18% जो डेथ्स होती हैं या फिर जो रेस्पिरेटरी इश्यूज होते हैं, कहीं ना कहीं उनका कॉरस्पॉन्डिंग हमें पोल्यूशन के साथ लिंक मिलता है, ठीक है? तो यहाँ से बहुत ही क्लियरली विजिबल है कि पोल्यूशन और हेल्थ के कॉरस्पॉन्डिंग काफी एक मेजर रिलेशन है। तो जब भी हम बात करते हैं पोल्यूशन की, तो वहां पर ना हमें हेल्थ एस्पेक्ट को लेने की बहुत जरूरत है। जब भी कोई पॉलिसी बनाई जाती है इसके कॉरस्पॉन्डिंग, तो हेल्थ को देखना बहुत जरूरी है। इवन देखो जो अलग अलग इन्वायरमेंटल लॉज हैं उनमें भी हमने पब्लिक हेल्थ को एक बहुत इंपॉर्टेंस दे रखी है। पर जब हम बात करते हैं पॉलिसी मेकिंग की, कोई जैसे एयर पोल्यूशन के रिगार्डिंग पॉलिसी बनानी है, तो क्या वहां पे हेल्थ एस्पेक्ट को किया जाता है, चेक किया जाता है? द आंसर इज एज पर द राइटर कि नहीं चेक किया जाता। तो देखो, ठीक है ना, हेल्थ को राइटर क्या चाहते हैं? राइटर चाहते हैं कि हेल्थ ना एक प्रॉपर उसका फीचर बने, एक तरह से उसका फंक्शन बने एयर पोल्यूशन पॉलिसी का। आपको एग्जांपल बताता हूं, जैसे आप देखो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है, सीएक्यूएम है, इसके अंदर ये क्या बनाएंगे, एक तरह की कुछ पॉलिसीज बनाएंगे, इन चीजों का एग्जामिनेशन करेंगे। पर इस पर्टिकुलर कमीशन के अंदर हेल्थ के एस्पेक्ट के कॉरस्पॉन्डिंग कोई पर्सन है ही नहीं। समझ रहे हो? अगर देखो आप सोचो, अगर इसके अंदर होता कि हेल्थ के तरफ से भी एक बंदा जाता, क्योंकि ये सारी चीजें एयर क्वालिटी का डायरेक्ट रिलेशन है हेल्थ के साथ, तो आप देख भी रहे हो। पर जब पॉलिसी बनेगी या फिर जो चीजें एग्जामिनेशन वगैरह करेंगे, ये सारी चीजें, वहां पर हेल्थ के बंदे को कोई सीट ही नहीं दी गई, तो वो अपनी बातें कह ही नहीं पाएगा। तो हेल्थ एस्पेक्ट को ना हमने यहाँ पर पीछे छोड़ दिया है। उसी तरह से आप जब बात कर लो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, वहां पर भी हेल्थ जो सेक्टर के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनकी मेंबरशिप 5% से भी कम है। तो आप खुद बताओ, जब एयर पोल्यूशन का हमें हेल्थ के साथ इम्पैक्ट दिख रहा है और हमारे वल्नरेबल सेक्शन जैसे वुमेन हो गया या फिर ठीक है ना, और जो एल्डरलीज हो गया, उनके ऊपर तो बहुत मेजर इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो अगर हमने हेल्थ डायमेंशन को इंक्लूड ही नहीं किया अपनी पर्टिकुलर पॉलिसीज के अंदर, जब हम एयर क्वालिटी या फिर ना पोल्यूशन रिगार्डिंग या एनवायरमेंट रिगार्डिंग पॉलिसीज बना रहे हैं, तो कैसे आप एक्सपेक्ट करते हो कि उसका हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा? राइट? तो यही बात यहाँ पे राइटर के द्वारा करी जा रही है।
आप देख लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ना एक प्रॉपर एविडेंस भी है, जैसे जो एपिडेमियोलॉजिकल उसी को बोलते हैं, किस तरह से हमने ना जो बेसिकली जो ठीक है साइंटिफिक स्टडी एक तरह से डिजीजेस की करना, तो उसके रिगार्डिंग हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि क्लियर अगर टारगेट्स होंगे उसके बेसिस के ऊपर हम हेल्थ को और बेहतर कर सकते हैं। अब एक यहाँ पे जो अच्छी एग्जांपल राइटर ने दी है वो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ स्टीयरिंग कमेटी ऑन एयर पोल्यूशन। इन्होंने जो बात करी हुई है ना, इन्होंने यही बात करी गई है कि हम हेल्थ बेनिफिट्स को कैसे इसके अंदर इंक्लूड करें, क्या क्या पॉलिसी मेजर्स लेके आए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जानते हो, जो आप देखते हो कि अगर किसी घर के अंदर चूल्हा वगैरह जलता है तो वहां पर ना महिलाओं की हेल्थ काफी खराब हो जाती है। तो उसी वजह से हमने क्लीन जो फ्यूल है उनका इंट्रोडक्शन किया ताकि महिलाओं की सेहत ठीक हो। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पॉलिसी मेजर्स और बेहतर बन पाएंगे अगर हमने इस इन्वायरमेंट के साथ ना हेल्थ एस्पेक्ट को जोड़ दिया। ये पॉइंट है राइटर का। अगर आप बात कर लो NAAQS की, ये क्या है? नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। ठीक है ना, एक तरह से हम स्टैंडर्ड की बात करें एयर क्वालिटी के कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है ना, तो इसके अंदर ना जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर बात ये भी होनी चाहिए कि उस पर्टिकुलर एयर क्वालिटी का कितना इंपैक्ट हुआ वल्नरेबल पॉपुलेशन के कॉरस्पॉन्डिंग। ये एक तरह का ओपेक प्रोसेस नहीं होना चाहिए, यहाँ पर भी हमें ट्रांसपेरेंसी लेकर आनी पड़ेगी। तो तरीका क्या है इसका कॉरस्पॉन्डिंग? तरीका यही है कि एक तरह से हम चीजों को ग्राउंड अप से, मतलब जिसको बोलते हैं ना बॉटम अप प्लानिंग करें। ठीक है ना, बॉटम अप प्लानिंग के साथ ही साथ हमारा जो हेल्थ सेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। जब भी स्टबल बर्निंग का मुद्दा हो, थर्मल पावर प्लांट का मुद्दा हो, तो ऐसा ना हो कि सिर्फ एयर क्वालिटी वाले लोग हों या फिर इन्वायरमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग लोग हों। इसके अलावा भी और रिप्रेजेंटेशन हमें देखने को मिलना चाहिए, ऐसा बात यहाँ पे करी जा रही है। यहाँ पर भी इन्होंने ना वही हेल्थ मिनिस्ट्री की स्टीयरिंग कमेटी की बात करी गई है। अब इस कमेटी के अंदर आप देखो, यहाँ पर इन्वायरमेंट से भी लोग थे, एनर्जी से भी, ठीक है, डिजीज से कॉरस्पॉन्डिंग भी, ट्रांसपोर्ट हो गया, पब्लिक पॉलिसी, इकोनॉमी, तो सब अलग अलग तरह के लोग थे। अब देखो, जो बंदा हेल्थ से है वो अपनी हेल्थ की बात कर सकता है, पर शायद उसको इकोनॉमी का उतना आइडिया ना हो। तो इकोनॉमी वाला भी बंदा जब वहां पे होगा ना, जो स्टेक होल्डर मल्टी सेक्टोरल हो जाएंगे, तो अपने अपने वो व्यू पॉइंट्स को रख पाएंगे। ये फायदा होता है जब एक तरह से मल्टी सेक्टोरल हमने चीजें करी जा रही होती हैं। तो यही बात यहाँ पे राइटर ने बोली है कि अगर हमें इस चीज को अच्छे से वर्क करना है तो हमें जरूरत है कि हेल्थ को भी हम एक इंपॉर्टेंट पिलर लेके चलें जब भी इस तरह से इन्वायरमेंट की कॉरस्पॉन्डिंग पॉलिसीज को बनाया जाता है। तो एक मल्टी सेक्टोरल या फिर मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव्स की जरूरत है, ताकि हम क्या इंश्योर कर पाए, ताकि हम इंश्योर कर पाए जो भी इसके रिगार्डिंग इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं इन्वायरमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग, उनको हम एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड मैनर के अंदर अच्छे से टैकल कर पाए। राइट फ्रेंड्स, तो ये थे आज के तीनों एडिटोरियल। आई होप आपको तीनों अच्छे से समझ आए होंगे। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।